Hello, Assalamu alaikum. This is your teacher Azka Word, and today we are going to do question number 4 of May June 2022, paper 2, variant 2, AS levels accounting. और ये क्वेश्चन निकालने की रीजन ये है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर टॉपिक विच इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो इसलिए जो है वो आज हम करेंगे जी ये वाला क्वेश्चन। ओके। ओके। ओके सो स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। एफ लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करता है वो, यानी कि वो मार्जिनल कॉस्टिंग यूज नहीं करता है। एट वन ऑफ इट्स फैक्ट्रीज एंड दिस फैक्ट्री हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, बजटेड कॉस्ट हैव ऑलरेडी बीन एलोकेटेड एंड अपोर्शन। ठीक है, एलोकेट भी हो चुकी है, अपोर्शन भी हो चुकी है। मींस एलोकेशन मतलब, एलोकेशन का मतलब क्या था कि जो भी कॉस्ट जिस डिपार्टमेंट की होगी वो उस डिपार्टमेंट को चार्ज कर दी जाएगी। और जो है वो अपोर्शन का मतलब ये था कि हम कॉस्ट को उनकी फेयर बेसिस पे उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को चार्ज कर देंगे। तो वो चीज़ भी यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, बेसिकली जो है वो अब हमारा क्वेश्चन क्या है वो हमसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ है। अच्छा, ये जो है वो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया आपका। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि द बजटेड कॉस्ट फॉर अप्रैल 2022 बिफोर रीअपोर्शनमेंट। Okay. So the budget cost for April 2022 before a reapportionment of the service department overheads are as follows। एक हमारी शीट बना करती थी, अगर आपको याद हो, जो मैंने आपको बनवाई भी थी प्रीवियस क्लासेस में। तो उसमें जो है वो हमारी ओवर हेड शीट एनालिसिस, वो एक शीट बना करती थी। और उसमें हम एलोकेशन भी करते थे और अपोर्शनमेंट भी करते थे। ठीक है, और हम लोग री अपोर्शनमेंट भी करते थे। तो अब उन्होंने कहा है कि एलोकेशन भी हो चुकी है, री अपोर्शनमेंट भी हो चुकी है, सॉरी अपोर्शनमेंट हो चुकी है, बट अब जो आपके पास डाटा आ रहा है वो री अपोर्शनमेंट से पहले का है। ठीक है, अच्छा 2022 का जो है वो आपके पास डाटा गिवन है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, सर्विस डिपार्टमेंट का भी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी। अच्छा, ये आपके पास टोटल ओवरहेड्स दिए हुए हैं। असेंबली डिपार्टमेंट के हैं 2,75,000। फिनिशिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं आपके पास, स्टोर डिपार्टमेंट के हैं और आपके पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हैं। ठीक है, और कहा कि है कि सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स आर अपोर्शन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो हमें पता है कि रीअपोर्शन में बेसिकली क्या होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट चाहे वो 2 है चाहे वो 3 है, वो अपनी टोटल ओवरहेड जो है वो चार्ज कर देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। ठीक है, और वो आपस में भी शेयर करते हैं। ठीक है, और आपस में शेयर करने की रीजन क्या होती है अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर बताती हूँ। अच्छा, मेंटेनेंस में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली वो अपनी एक कॉस्ट, ये वाली जो टोटल ओवर हेड्स है 96,700, 60% वो दे रहा है असेंबली डिपार्टमेंट को, 30% दे रहा है वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट को, और 10% वो दे रहा है स्टोर डिपार्टमेंट को। ठीक है, और अपने पास कुछ भी नहीं रख रहा। ठीक हो गया। स्टोर डिपार्टमेंट जो है आपका सर्विस डिपार्टमेंट, वो 75% दे रहा है असेंबली को, 25% दे रहा है फिनिशिंग को। ठीक है, और वो अपने आप को भी कुछ नहीं दे रहा और ना ही वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कुछ दे रहा है। अच्छा, ये कौन सा वाला मेथड है? ये रेसिप्रोकल है, अगर आप लोगों को याद हो तो। रेसिप्रोकल, बिकॉज रीअपोर्शनमेंट के भी कुछ मेथड्स होते थे। स्टेप डाउन मेथड था, डायरेक्ट मेथड था, रेसिप्रोकल मेथड था। तो ये रेसिप्रोकल मेथड है। रेसिप्रोकल मेथड में क्या होता था, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कॉस्ट शेयर कर रहा है, बट दूसरा डिपार्टमेंट पहले वाले से कॉस्ट शेयर नहीं कर रहा। तो ये वो वाला है। खैर, चलें। अच्छा, अब ये यहाँ पे अब हमने सबसे पहले मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को देखना है, क्योंकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ही ऐसा डिपार्टमेंट है
जो कि अपनी कॉस्ट स्टोर डिपार्टमेंट के साथ भी शेयर कर रहा है। अच्छा, अगर वो स्टोर डिपार्टमेंट के साथ जो है वो अपनी कॉस्ट शेयर कर रहा है, तो हम सबसे पहले मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की ही कॉस्ट को रीअपोर्शन करेंगे। बिकॉज जब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अपनी ये टोटल ओवरहेड स्टोर डिपार्टमेंट, फर्निशिंग डिपार्टमेंट और सबमिट डिपार्टमेंट को देगा, उसके बाद हमारे पास उसका एक सब टोटल आएगा और स्टोर डिपार्टमेंट का भी कोई टोटल आएगा। फिर उसके बाद वो अपनी कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा, अपने ओवरहेड्स बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली क्यों हो रहा होता है? देखें, अब स्टोर डिपार्टमेंट है और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अपने ओवरहेड स्टोर को दे रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी दे रहा है, स्टोर को भी दे रहा है। उसकी रीजन क्या है कि स्टोर डिपार्टमेंट भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से सर्विसेज ले रहा होगा, क्योंकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बेसिकली जो मेंटेन करता है मशीनरीज को, या फिर कोई भी अगर किसी भी टाइप की मशीनरी किसी भी डिपार्टमेंट में तो खराब हो जाती है, तो उसका काम उसकी मेंटेनेंस करना है। सिर्फ उसने मशीनरी की मेंटेनेंस नहीं करनी होती, जो शायद फिनिशिंग डिपार्टमेंट या असेंबली डिपार्टमेंट में है। ठीक है। तो स्टोर डिपार्टमेंट को भी वो कहीं ना कहीं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। सो दैट इज वाई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फिर अपने ओवरहेड स्टोर डिपार्टमेंट को भी साथ देता है। ठीक है, तो ये रीजन होती है बेसिकली। अगर कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई अपने टोटल ओवरहेड्स दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको भी कोई ना कोई सर्विस दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली सारे ही डिपार्टमेंट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे को सर्विस दे रहे होते हैं। अच्छा खैर, अब हमने बेसिकली क्या करना है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अपने पास कुछ नहीं रख रहा, अपने पास कुछ नहीं रख रहा। 10% दे रहा है स्टोर को, 30% दे रहा है फिनिशिंग डिपार्टमेंट को, 60% दे रहा है असेंबली डिपार्टमेंट को। मीन्स 26,700 का आप 10% निकालोगे, 30% निकालोगे और 60% निकालोगे। ठीक है, तो पहले आप जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, 26,700 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 10% के साथ। ठीक है, तो आपके पास जो है वो आंसर आ रहा है यहाँ पे 2670। अच्छा, यहाँ पे अब क्या आएगा? यहाँ पे बेसिकली अपनी सारी कॉस्ट हर डिपार्टमेंट के अंदर चार्ज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग माइनस कर देंगे और यहाँ पे ये हो जाएगा नेट। इसका सब टोटल क्या आएगा? नेट, कुछ भी नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है वो 26,700 मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अपना 30% दे रहा है फिनिशिंग फिनिशिंग डिपार्टमेंट को, तो मींस इसी के ऊपर जो है वो अब आप 30% भी लगाओगे। ठीक है, तो 30% जब आपने इस पे लगाया तो आपके पास जो है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपके पास आंसर आ रहा है 80। ओके। उसके बाद 26,700 के ऊपर आप 60% लगाओगे। इस पे आप 60% लगाओगे, तो आपकी जो है वो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 16,020। अच्छा, इसका अब आपने टोटल कर लेना है। ये टोटल ओवरहेड्स हैं और ये जो है वो आपके रीअपोर्शन वाले ओवरहेड सब डिपार्टमेंट्स में आए हुए हैं। उससे पहले आप इसको टोटल करोगे। पहले, इससे पहले कि स्टोर डिपार्टमेंट की टोटल सब टोटल को आप फिनिशिंग और असेंबली डिपार्टमेंट में लेके जाएं, सबसे पहले आप इनका टोटल करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका जो है वो आपने टोटल किया तो आपका आंसर जो है वो आ रहा है 22,75,000 प्लस। इसको जब आप टोटल करेंगे, इनको भी आप ऐड करेंगे। इनको भी आप ऐड करोगे। ओके। अच्छा, अब इसके बाद बारी है स्टोर डिपार्टमेंट की। स्टोर डिपार्टमेंट खुद के पास कुछ भी नहीं रख रहा। 25% दे रहा है फिनिशिंग डिपार्टमेंट को और 75% दे रहा है असेंबली डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो इट मीन्स कि सबसे पहले तो आप इसको माइनस करोगे, बिकॉज ये
अपनी सारी की सारी कॉस्ट 25% इसको और 75% इसको दे रहे हैं, ठीक है, तो ये नीली रहेगा आपका। अच्छा, 21870 का पहले आप 25% निकालोगे, तो ये आपके पास आ गया है 5000, 5467, ओके। 25%, उसके बाद 75% असेंबली डिपार्टमेंट शेयर कर रहे हैं, तो आप जो है वो 21870 मल्टीप्लाई 75%, ओके। तो 75% से शेयर कर रहा है, तो ये आपका 16403, ठीक है। अच्छा, इसका जो है वो टोटल कर लें, ये भी नील हो जाएगा, दोनों माइनस हो के, क्योंकि इसने अपनी सारी कॉस्ट इन दोनों को चार्ज कर दी, ओके। अच्छा, इसका आपने किया तो ये आपके पास आ गए हैं 3072311667, ओके। तो ये आपके पास टोटल आ गया। अच्छा, ये सारी फोरकास्टेड अमाउंट्स है, ठीक है, ये सारी की सारी फोरकास्टेड अमाउंट्स, ओके। ये पार्ट हमारा हो गया, वी आर डन विद दिस पार्ट। चलें, इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें वो क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग एडिशनल मंथली बजटेड इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल हैं। असेंबली डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स हैं 950 मशीन आवर्स हैं आपके पास 1430। फिनिशिंग डिपार्टमेंट के 840 लेबर आवर्स हैं और 380 जो है वो आपके पास मशीन आवर्स हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द ओवर हेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है, यानी कि आपने बेसिकली OAR कैलकुलेट करना है। तो OAR किस तरीके से कैलकुलेट करना है, असेंबली डिपार्टमेंट तो अगर आपने OAR कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप देखोगे इसको किस फेयर बेसिस पे जो है वो डिवाइड किया जाए, ठीक है। तो अब देखें असेंबली, आपके पास असेंबली डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स आए हैं वो क्या है, वो है आपके पास 307423, ठीक है। तो इसको अब आपने देखना है कि असेंबली डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स पे आप किस फेयर पेस पे बेसिकली आप डिवाइड करोगे, ठीक है। अच्छा, 307423 कैसे कर देते हैं, ओके। तो असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे, तो वो थे 307,423, ओके। तो इसको आप डिवाइड करोगे कौन से फेयर बेस पे, वैसे कुछ टीचर्स आपको बताएंगे कि लेबर आवर्स और मशीन आवर्स में जो ज्यादा है उसमें उस पे आप इसको डिवाइड कर लो। बेसिकली इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो असेंबली डिपार्टमेंट है ना उसमें मोस्टली जो है वो शायद आपको पता हो कि जो असेंबली डिपार्टमेंट ये कैपिटल इंटेंसिव है, इसमें ज्यादा मशीनरीज यूज हो रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे लेबर नहीं होते, यहाँ पे इंजीनियर्स होते हैं, और उनकी कॉस्ट को मैयर नहीं, उनकी उनकी सैलरीज को इजीली ट्रेस नहीं किया जा सकता। बेसिकली मशीन आवर्स जो है वो यहाँ पे यूज किए जाएंगे, क्योंकि इसकी बेस फेयर बेस ये बनती है बिकॉज ये एक कैपिटल इंटेंसिविटी वाला डिपार्टमेंट है, तो इसलिए हम इसको मशीन आवर्स के ऊपर करेंगे, विच इज दिस, ओके। तो इसको आप डिवाइड करो, तो डिवाइड करने के बाद जो है वो आपके पास आंसर आता है 214.98 पर मशीन आवर,
ओके, सो बेसिकली अगर आपकी मशीन 1 आवर चलती है तो वो इतनी कॉस्ट देगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने फिनिशिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आपको पता होगा कि वहाँ पे लेबर की ज़रा यूज़ हो रही होती है, और दैट इज़ बाय यहाँ पे लेबर आवर्स भी आपको ज़रा नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए हम इसका ओवरहेड निकालने के लिए जो हमारे पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट का ऊपर हमने अभी टोटल किया था, ठीक है, जो हमारे पास टोटल बजटेड प्रोडक्शन आया था, वो था हमारे पास 11667 ठीक है। इसको आप जो है वो डिवाइड करोगे 840 बेसिकली लेबर चार्ज के साथ, ठीक है। तो आपके पास जो है वो OAR रेट आ गया है 138.90 पर लेबर आवर। ओके, सो वी हैव जस्ट डन विद दिस पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, इन एबल 2022 प्रोडक्शन वाज लेस देन द फोरकास्टेड फिगर, ठीक है, यानी कि जो भी हमने जितने भी ये फिगर्स फोरकास्ट किए थे उससे कम प्रोडक्शन हुई। द असेंबली डिपार्टमेंट्स एक्चुअल ओवरहेड्स वाज दिस, एंड एक्चुअल लेबर आवर्स वाज दिस, एंड एक्चुअल मशीन आवर वाज दिस। Calculate the under absorption or over absorption of your overheads for April 2022 for the assembly department, ठीक है। असेंबली डिपार्टमेंट में हम ये देखेंगे कि जितना हमने उन असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर जितना आपने फोरकास्ट किया था कि वहां पर इतने ओवरहेड्स टोटल आए हैं, इतने ओवरहेड्स या इतने ओवरहेड्स जो हैं वो अकर हुए हैं उस डिपार्टमेंट में। तो हमने ये देखना है कि क्या वो उससे ज्यादा हुए होंगे कि आपके जो ओवरहेड अब्जॉर्ब हैं वो कितने हैं। ऑब्जर्व्ड ओवरहेड कितने हैं, उसके लिए आप एक्चुअल मशीन आवर्स को बजटेड मशीन आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो आपके पास जो बजटेड मशीन आवर्स थे वो 214.98। एक्चुअल ओवरहेड्स आपके पास हैं 285,400 माइनस, इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 281623.8। तो आपके पास बेसिकली आंसर आया है पॉजिटिव में, सो इट मीन्स के आपके ओवरहेड्स अंडर एब्सॉर्ब हैं। अंडर एब्सॉर्ब का मतलब ये है कि आपके ओवरहेड्स बेसिकली जो टोटल बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं आपके, वो आपने कम चार्ज किए, लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो आपके ज्यादा हुए हैं। तो अंडर एब्सॉर्ब का मतलब ये होता है। तो अंडर एब्सॉर्ब आपने साथ लाजमी लिखना है, बिकॉज इसके भी जो एग्जामिनर है वो आपके मार्क्स देखेगा, देगा आपको। ओके, सो ये पार्ट भी डन है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका कि एट अनदर फैक्ट्री द कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स एंड दिस फैक्ट्री यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। डायरेक्ट मटेरियल आपके पास है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट
प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई का डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड नॉर्मल प्रोडक्शन जो कि पर मंथ होती है वो आपके पास अवेलेबल है। द कंपनी हैज अ मेजर कस्टमर हु यूजुअली ऑर्डर 5000 यूनिट्स। ठीक है, तो ये कस्टमर है जो कि आपसे 5000 यूनिट्स लेता है प्रोडक्ट एक्स के ईच मंथ, एंड दिस ऑर्डर इज इंक्लूडेड इन द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ 8000 यूनिट्स पर मंथ। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मली प्रोडक्शन हो रही है 8000, इसमें से ही वो 5000 यूनिट्स हर मंथ जो है वो इनसे परचेज करता है। तो इट मीन्स कि ये जो बेसिकली 8000 है, इसमें से 5000 तो यूनिट्स सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर ले रहा है, और 3000 यूनिट्स बेसिकली 3000 यूनिट्स कोई और परचेज कर रहा होगा। इन मई 2022 द कस्टमर हैज आस्क्ड फॉर 9000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स। ठीक है, अब उनको 9000 चाहिए, मतलब उनको 5000 नहीं चाहिए, अब उनको 9000 चाहिए। इट मीन्स के इस फैक्ट्री को अब बेसिकली 5000 चाहिए, और सॉरी 5000 वो पहले बना रहे थे, इनके लिए उनको 9000 चाहिए, तो इट मीन के 4000 की उनको एक्स्ट्रा जो है वो प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। ओके, if it is not possible to supply this quantity, the customer has informed the directors that they will place their entire order and all future orders with and the company। तो मतलब ये बहुत बेवफा लोग हैं ये, अगर आप इनको इस क्वांटिटी में यानी कि 9000 क्वांटिटी में अगर आप इनको प्रोवाइड नहीं करोगे तो ये किसी और से जो है वो परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अब नॉर्मल प्रोडक्शन तो आपकी हो रही है 8000, जिसमें से 5000 आप इनको सेल कर रहे हो, और 4000 जो है 5000 अब आप इनको सेल कर रहे हो, 3000 जो है वो आपके बाकी कस्टमर्स को आप सेल आउट कर रहे हो। बट अब चीजें चेंज हो चुकी हैं, अब उनको 9000 यूनिट्स चाहिए, और 8000 आप पहले से बना रहे थे, 5000 उसमें से उनके थे, 3000 आप किसी और को जो है वो दे रहे थे। इट मीन्स के अब आपको 5 के बजाय 4000 को और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आपको अब जो टोटल प्रोडक्शन करनी पड़ेगी ना, वो आपको करनी पड़ेगी 12000 की। ठीक है, तो इस तरीके से होगा कि आपको अब 8000 तो आप पहले से बना रहे हो, उसमें से 5000 आप उनको दे रहे हो, 3000 जो है वो आप किसी और को सेल कर रहे हैं। अब इन्होंने 5 के बजाय 9 की डिमांड कर दी है, तो इट मीन्स कि अब आपको 4000 जो है वो एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। तो इट मीन्स कि आपको अब 12000 प्रोडक्शन करनी पड़ेगी प्रोडक्ट एक्स की। ठीक है, तो ये अब जो है वो बेसिकली आपके पास आपकी एक रिक्वायरमेंट होगी। प्रोडक्ट एक्स आपको 12000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ओके, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, ओके, सो ये यहाँ पे जो है वो कस्टमर बहुत ज़्यादा बेवफाई कर रहा है कि अगर ऐसा हुआ कि आपने ये प्रोडक्शन हमें यूनिट्स जो हैं वो हमें प्रोड्यूस करके ना दिए, तो आपसे हम टोटली ताल्लुक ख़त्म कर लेंगे और किसी और कंपनी से जो है वो हम अपना ऑर्डर रेडी करवाएंगे। ठीक है, डायरेक्टर्स आर कंसीडरिंग टू ऑप्शंस। तो ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। स्टॉप मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट जी एंड डिवोट ऑल लेबर आवर्स थ्रू प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। ठीक है, यानी कि ये जो वाई वाली आपके पास बन रही थी ना, वो कह रहे हैं कि इसको हम, सॉरी जी वाली जो बन रही थी इसको वो कह रहे हैं कि आपने ना टोटली खत्म करना है। ठीक है, और प्रोडक्ट एक्स को हम अपने सारे लेबर आवर्स देंगे। ठीक है, company will be able to complete all the normal cost of production X and increase order from the customers. Workforce of product Z will require some uh, retraining cost which is 3000। ओके, तो इट मीन्स कि ये हमारी फिक्स कॉस्ट है, ये हमारे पास एडिशनल फिक्स कॉस्ट है जो कि है 3000। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि प्रोडक्ट एक्स की जब प्रोडक्शन ही नहीं होनी तो, सॉरी, प्रोडक्ट जी की अगर प्रोडक्शन ही नहीं होनी तो हम इस कॉस्ट को क्यों देख रहे हैं। बेसिकली आप आपकी प्रोडक्ट जी में जो भी फिक्स कॉस्ट आएंगी वो सारी प्रोडक्ट एक्स के पास जाएंगी। देखो ना, अगर फॉर एग्जांपल आपने फैक्ट्री परचेज की हुई है, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट जी दो तरह की प्रोडक्ट आपके पास बन रही थी, तो अब जो उसका रेंट आएगा वो फॉर एग्जांपल 1 लाख उसका रेंट है। अब वो ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि आपने प्रोडक्ट जी बनानी बंद कर दी है और अब आप सिर्फ प्रोडक्ट एक्स बना रही हो तो हम आपसे रेंट कम ले लेते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, बल्कि ज़रा नुकसान होगा, क्योंकि वो रेंट प्रोडक्ट एक्स के डिपार्टमेंट प्रोडक्ट जी के डिपार्टमेंट में अपोर्शन हुआ करता था, बट वो अब नहीं होगा, अब वो सिर्फ प्रोडक्ट एक्स में हो रहा होगा। ठीक है, मतलब ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिहाज से थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे बताया।
अदरवाइज तो ये फिक्स कॉस्ट है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इसमें इंक्लूड नहीं होती। लेकिन मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से फिक्स कॉस्ट अगर एक प्रोडक्ट की थी तो वो ऑटोमेटिकली फिर दूसरी को अपने अंदर जो है वो आप कह लें कि अपने ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं है कि उसकी उससे जान छूट जाएगी। तो ये फिक्स कॉस्ट तो रहेगी 3000 अगर वो प्रोडक्ट जी नहीं बनाते। ऑप्शन बी जो है वो उनके पास क्या है? ऑप्शन बी है मेंटेन नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल, मतलब जिस तरह है वैसे चलने दें। रिफ्यूज द कस्टमर ऑर्डर, जो कस्टमर को ऑर्डर दे रहे थे वो 5000 वाला, तो वो उसको रिफ्यूज कर दें। reduce the selling price of product X by 5% in order to enable all normal production of this unit is to be sold। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर वो 8000 प्रोड्यूस कर रहे थे, 5000 तो उसमें से सिर्फ एक ही कस्टमर ले रहा था। अगर वो उसको रिफ्यूज करते हैं तो उनको अपनी प्राइस को थोड़ा सा 5% से डाउन करना पड़ेगा, ताकि वो उसी नॉर्मल प्रोडक्शन को कंटिन्यू करें और उनके सारे यूनिट्स जो है वो सेल आउट भी हो जाएं। क्या? तो ये जो है वो आपके पास ऑप्शन है। और क्या है इनकी रिक्वायरमेंट, कह रहे हैं कैलकुलेट अ प्रॉफिट टू बी मेड इन मई 2022 फॉर ईच ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, तो हमने ऑप्शन ए के लिए जो है वो एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है, और ऑप्शन बी के लिए भी जो है वो हम एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए एक ऐसे प्रॉफिट स्टेटमेंट बना करती थी, ये बहुत ही ज़रा इजी है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए के लिए प्रॉफिट स्टेटमेंट बनेगी आपकी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो है वो आपके रेवेन्यूज आएंगे। अच्छा, रेवेन्यूज के लिए अब आपको पता है कि 12000 यूनिट्स बेसिकली उनको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे अगर वो ऑप्शन ए में चलते हैं। क्योंकि ऑप्शन ए में वो यही बोल रहे हैं कि वो प्रोडक्ट जी को बनाना बंद कर देंगे और प्रोडक्ट एक्स को कंप्लीट करेंगे। तो ये अभी जस्ट ऊपर डिस्कस हुआ है कि 8000 यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसमें से 5000 यूनिट्स को एक किसी एक कस्टमर को सेल आउट कर रहे थे। ठीक है, अब वो 9000 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि उनको 4000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। तो 8000 वो पहले से प्रोड्यूस कर रहे हैं, 5000 वो उनको रहते थे, 3000 किसी और कस्टमर्स को सेल आउट करते थे, और अब वो 9000 की डिमांड कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि अब उनको 4000 एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, तो इट मीन्स 12000 यूनिट्स जो है वो उनके एक्स्ट्रा बनेंगे। और यहाँ पे जो आपके पास सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट एक्स के लिए 24 है, तो इट मीन्स कि 12000 मल्टीप्लाई 24, तो आपके पास जो है वो रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलें। उसके बाद जो है वो इसमें से क्या चीज़ लेस होगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट। अनटिल और अनलेस आपको मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी आती है तो आपको पता होगा कि किस तरीके से बनेगी। माइनस इसमें से होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, अगेन 12000 यूनिट्स, बिकॉज आपको जो ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है वो पर यूनिट के हिसाब से है। तो यहाँ पे आप देखो कि आपके पास वेरिएबल कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट और डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, यानी कि 6 और 9, ये दोनों आपके पास वेरिएबल कॉस्ट, देखिए 15 बन गया। तो 15 के साथ जो है अब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास आपकी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपका देखेंगे अब हम कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारा अंडरस्टैंड करवाया है। तो इनको माइनस करें, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन।
ओके, सो इसके बाद जो है वो इसमें से आपकी लेस होगी फिक्स कॉस्ट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट जो है वो आपके पास एग्जिस्टिंग भी एक फिक्स कॉस्ट है, और एक आपके पास एडिशनल फिक्स कॉस्ट थी जो रीट्रेन करने की थी वर्कर्स को, और वो थी 3000। ठीक है। और अच्छा, फिक्स कॉस्ट अब आप देखें, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपकी है 5 फॉर प्रोडक्ट एक्स और 6 फॉर प्रोडक्ट जी। तो जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि प्रोडक्ट जी की जितनी भी फिक्स कॉस्ट है वो प्रोडक्ट एक्स के पास जाएगी, वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट जी की बेसिकली प्रोडक्शन यूनिट जो है वो अभी खत्म करने का ऑप्शन है हमारे पास, तो इसलिए प्रोडक्ट जी की जो भी फिक्स कॉस्ट होगी, वेरिएबल तो नहीं क्योंकि प्रोडक्ट बनेगी नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं आएगी, बट फिक्स कॉस्ट तो आएगी आएगी। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो आपके पास है 6 फॉर प्रोडक्ट जी, और 5 है आपके पास प्रोडक्ट एक्स के लिए। ठीक है, तो बट यूनिट्स के हिसाब से अलग अलग होगा। अच्छा, एग्जिस्टिंग आई थिंक मैं यहीं पर ही कर लेती हूँ कैलकुलेट। हाँ, यहाँ पे तो इसको हम जो है वो स्टार कर लेते हैं। ओके, सो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 5 फिक्स कॉस्ट थी प्रोडक्ट एक्स के लिए, और 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पे, प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 जो है प्रोडक्ट जी के लिए, और उसके यूनिट्स 4000 प्रोड्यूस हो रहे थे, तो ये आपके पास 64,000 फिक्स कॉस्ट है। ओके, तो ये आपके पास टोटल जो है वो 6000, और अब इसको माइनस कर लें तो आपके पास 41,000 जो है उसको उसमें से माइनस करो। ठीक है, तो आपके पास 41,000 प्रॉफिट है। ओके, सो ऑप्शन बी क्या था हमारे पास? ऑप्शन बी में था मेंटेन नॉर्मल प्रोडक्शन, जैसे है चलता रहे वैसे, और कस्टमर्स को रिफ्यूज कर दें वो जो 5000 वाले है 9000 एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं, और सेलिंग प्राइस रिड्यूस करें 5% से। चलें जी, इट मीन्स के इसके लिए अगर वो कह रहे हैं कि कस्टमर को रिफ्यूज करना है, नॉन प्रोडक्शन चलनी है, तो इट मीन्स के यहाँ पर अब आपके पास प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट जी दोनों के लिए ही प्रॉफिट स्टेटमेंट बनेगी बेसिकली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे रेवेन्यूज की। तो रेवेन्यू बहुत सिंपल है, 8000, क्योंकि वो नॉर्मल प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो 8000 को आप मल्टीप्लाई करोगे सेलिंग प्राइस से विच इज 24, और 4000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 8000 मल्टीप्लाई 24,
अच्छा, यहाँ पर जो है वो बेसिकली एक चीज होगी, और वो होगा क्या, अब आप उसको 24 के साथ नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप ये ऑप्शन देखो तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो प्रोडक्ट एक्स की प्राइस को 5% से डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो 24 प्राइस है, इसको 5% से डिक्रीज करो आप, तो 24 का आप 5% निकालेंगे तो आपके पास आ रहा है 1.2। 24 - 1.2, बिकॉज हम 5% से डिक्रीज कर रहे हैं, तो आपकी जो न्यू प्राइस है वो है 22.8, और इसके साथ आप अपने नंबर ऑफ यूनिट्स को जो कि प्रोडक्ट एक्स के लिए उसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और दूसरा बहुत सिंपल है। सिंपली 4000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 30 के साथ। तो आपके पास टोटल रेवेन्यू जो है वो है, ओके, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को भी आप मल्टीप्लाई करोगे 8000 यूनिट्स के साथ। और वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट जी के लिए 9 और 9, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 4000 के साथ। 18 मल्टीप्लाई 4000, तो ये 72,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट बनती है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 19,200। ओके, सो कंट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे अब हम। दोनों को लेस कर लेंगे, आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और आपके पास टोटल दोनों प्रोडक्ट्स के लिए कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो आप लेस करोगे फिक्स कॉस्ट को। ओके, फिक्स कॉस्ट हमने अभी कैलकुलेट की थी, और वो थी 64,000। और वो दोनों के लिए कैलकुलेट की थी, अगर आपको याद हो तो। जी, ये ये सॉरी, ये दोनों प्रोडक्ट्स के लिए ही हमने फिक्स कॉस्ट फाइंड की हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो आपके पास प्रॉफिट जो है वो है 46,400। ओके, तो अगर आप ये देखें तो प्रॉफिट जो है वो 41,000 ऑप्शन ए में है, और 46,400 ऑप्शन बी में।
तो ऑप्शन बी में प्रॉफिट जो है वो आपका ज़्यादा शो हो रहा है। अच्छा, उसके बाद है कि एडवाइज द डायरेक्टर्स विच ऑप्शन दे शुड चूज, जस्टिफाई योर आंसर बाय डिस्कसिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। ठीक है, तो पहले आप फाइनेंशियल फैक्टर्स यहाँ पे स्टेट करोगे, यहाँ पे आप नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स स्टेट करोगे। और लास्टली आप एडवाइस स्टेट करोगे। ओके, सो फाइनेंशियल फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड किए जा सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन बी को आई थिंक चूज करना चाहिए। ऑप्शन बी इज बेटर बिकॉज इट इज जनरेटिंग हाई प्रॉफिट। एंड ऑप्शन ए आपका काफी लो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। दिस इज अनदर रीजन why we are just negating this option A. So that is why in my point of view option B is better. Okay, so but ये एडवाइस आपको एंड पे देनी है। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर में ये है कि फ्यूचर ऑर्डर्स आपके कैंसिल हो सकते हैं अगर आप ऑप्शन बी को चूज करते हो। तो फ्यूचर ऑर्डर्स आपके कस्टमर के लॉस्ट हो सकते हैं। will cause bad brand image। ठीक है, सेकेंड रीजन है कि 5% जो आप एक तरह से डिस्काउंट दे रहे हो, 5% प्राइस डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, तो वो भी सस्टेनेबल है। विल इट बी सस्टेनेबल और नॉट, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, और आ, इसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट जी की प्रोडक्शन क्लोज कर देते हो तो उसकी वजह से मे बी कस्टमर्स आपके सेटिस्फाइड ना हो। तो एडवाइस जो है वो हम ये दे सकते हैं कि ऑप्शन बी इज बेटर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप ऑप्शन ए भी सही बोलते हो तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन बी इज बेटर because you are satisfying the needs or maybe satisfying the customer of product C. ठीक है, तो इस तरीके से तो ये आपका पेपर जो है वो डन हो चुका है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। तो इंशाल्लाह कल जो है वो हम क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे लिमिटिंग फैक्टर या फिर लिमिटिंग फैक्टर और प्रॉफिट स्टेटमेंट्स, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिलेटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट्स किस तरीके से बनानी। मार्जिनल कॉस्टिंग का तो खैर आपको पता चल चुका है, तो बट फिर भी एक बार जो है वो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।